हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कोल्ड वॉर एंड इट्स मीनिंग, ओरिजिन एंड कॉजेज। इस टॉपिक को लेकर जितनी मेरे पास डिमांड्स आई हैं, शायद आज तक किसी भी टॉपिक के लिए नहीं आई हैं और इसीलिए मुझे क्रोनोलॉजी को तोड़कर कोल्ड वॉर पर वीडियो बनानी पड़ी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक और ये इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कोल्ड वॉर के फेजेस। हमने कोल्ड वॉर के बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन ये एग्जैक्टली है क्या? क्या इसमें कोई प्रॉपर वॉर हुई थी जिसमें दो देशों के सोल्जर्स एक दूसरे के साथ लड़े थे, या ये सिर्फ एक टेंस पीरियड था? ये आज हम पता लगाने वाले हैं। कोल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें दो राइवल कंपेटिटर्स के बीच में, जो कि थे यूएसए और यूएसएसआर, उनके बीच में बहुत ही टेंस और स्ट्रेन्ड रिलेशंस थे। दोनों के बीच में कोई फ्रेंडली रिलेशंस नहीं थे, बल्कि उनके बीच में एक टेंशन और कन्फ्लिक्ट था। और ये सिचुएशन स्टार्ट हुई आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन द पोस्ट 1945 पीरियड। तो कोई एक्चुअल वॉर नहीं लड़ी गई थी जिसमें सोल्जर्स एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ें, वेपन्स का यूज हो, बल्कि एक वॉर जैसी सिचुएशन बनी रही ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड। कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड माना जाता है फ्रॉम 1945 टू 1991। तो इस पूरे पीरियड में वॉर लाइक सिचुएशन बनी रही। हालांकि बीच में थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस भी थी, जब एक ठहराव आया और जवाहरलाल नेहरू ने इसको डिफाइन किया है एज अ ब्रेन वॉर, अ नर्व वॉर एंड अ प्रोपेगेंडा वॉर इन ऑपरेशन। ये ऐसी वॉर नहीं है जो वेपन्स के थ्रू लड़ी गई, बल्कि ये दिमाग के थ्रू लड़ी गई। ब्रेन्स इसमें यूज किए गए, नर्व्स को टेस्ट किया गया, प्रोपेगेंडा का यूज किया गया। तो इस प्रकार की ये वॉर थी जिसमें दोनों सुपर पावर्स के बीच में एक डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ। हालांकि प्रॉक्सी वॉर्स जरूर लड़ी गई थी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद यूएसए और सोवियत यूनियन दो मेजर पावर्स के तौर पर उभरे। एक बाइपोलर वर्ल्ड एस्टैब्लिश हुआ जिसमें दो सुपर पावर्स थी, और इसी वजह से इन दोनों पावर्स के बीच में एक स्ट्रगल फॉर डोमिनेंस चला। हर पावर अपने आप को डोमिनेट करना चाहती थी, अपनी हेजमनी या वर्चस्व को एस्टैब्लिश करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने प्रोपेगेंडा का सहारा लिया, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सहारा लिया। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी यही होता है जिसमें आप प्रोपेगेंडा का यूज करते हैं अपनी एनिमी के अगेंस्ट, अलॉन्ग विद मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मेजर्स। दोनों ही पावर्स अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी और दूसरे को वीक, और इसी वजह से उन्होंने सिक्योरिटी अलायंसेस भी करे ताकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें और अपने एनिमी को वीक कर सकें। तो इसमें एक दूसरे के साथ कोई डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हुआ, बट इनडायरेक्ट फाइट्स जरूर हुई, जो कि हुई थ्रू द यूज ऑफ प्रोपेगेंडा, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मीन्स। अब सवाल आता है, ये टर्म कोल्ड वॉर आई कहां से? किसने इसको बनाया? तो सबसे पहले इस टर्म को यूज किया गया था इंग्लिश राइटर जॉर्ज ऑरवेल द्वारा इन एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन 1945। उन्होंने कोल्ड वॉर शब्द का प्रयोग किया था न्यूक्लियर स्टेलमेट को एक्सप्लेन करने के लिए। उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन प्रिडिक्ट करी थी जिसमें 2 से 3 सुपर पावर्स होती हैं, सबके पास अपनी अपनी न्यूक्लियर पावर होती है, न्यूक्लियर शक्ति होती है, और इसी वजह से कोई भी साइड वॉर को इनिशिएट ही नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वो वॉर इनिशिएट भी करती है तो दूसरी साइड से उसे एक स्ट्रॉन्गर रिटेलिएशन ही मिलेगा। यूएसए में से पहली बार यूज किया गया था बर्नार्ड बारूक द्वारा इन 1947, जो कि एक प्रेसिडेंशियल एडवाइजर थे, और उन्होंने ये टर्म एक स्पीच में यूज की थी जो कि उन्होंने कोलंबिया में डिलीवर करी थी। लेकिन इस टर्म को पॉपुलराइज करने का श्रेय जाता है प्रोफेसर लिपमैन को। उन्होंने इस टर्म का यूज किया था यूएसए और यूएसएसआर के बीच की जो टेंस सिचुएशन है, या जो सीरियस एंड कन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। और हार्टमैन ने भी इसकी एक डेफिनेशन दी है जिसमें वो बताते हैं कि कोल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें दो देशों के बीच में टेंशन बनी रहती है। हर देश ऐसी पॉलिसीज बनाता है जिसके थ्रू वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके, अपने आप को स्ट्रेंथन कर सके और दूसरे स्टेट की पावर को वीक कर सके। तो एक वॉर लाइक सिचुएशन बनी रहती है
बट एक्चुअल वॉर नहीं होती है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं ये कह के कि कोल्ड वॉर ऐसी टेंस और सीरियस सिचुएशन थी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, जिसमें दोनों ही स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, टेंशन्स थी, लेकिन कोई एक्चुअल वॉर नहीं हुई। दोनों ही देशों ने अपने आप को स्ट्रांग बनाने का प्रयास किया ताकि वो वर्ल्ड सिस्टम को डोमिनेट कर सकें। इसके लिए उन्होंने प्रोपेगेंडा का भी सहारा लिया और दोनों ही साइड्स ने अपनी अपनी आइडियोलॉजीज को सुपीरियर बताया। इसलिए इसको वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज भी कहा जाता है। हॉट वॉर में होता है डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन, लेकिन कोल्ड वॉर थी एक आइडियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल वॉर, जिसके थ्रू दोनों ही स्टेट्स अपने डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करना चाहती थी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है कि कोल्ड वॉर का ओरिजिन कब हुआ, कब ये एग्जैक्टली स्टार्ट हुई। सो लेट मी टेल यू कि इसके स्टार्ट होने की कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। जैसे यूजुअली हर इवेंट के स्टार्ट की एक डेट होती है, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डेट थी 1 सितंबर 1939, लेकिन कोल्ड वॉर की एज सच कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। वाई? क्योंकि ये तो एक आइडियोलॉजिकल वॉर है, इसीलिए इसको लेकर एक यूनानिमिटी नहीं है कि ये कब स्टार्ट हुई। अलग अलग व्यू पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ थिंकर्स मानते हैं कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही स्टार्ट हो गई थी, बट मेजॉरिटी ऑफ थिंकर्स का ये मानना है इसकी बिगिनिंग हो गई थी 1945 से और ये सॉलिडिफाई हो गई बाय 1947 टू 48। 1947 से 48 तक ये प्रॉपर्ली सेट हो गई थी, क्योंकि इस पीरियड में ऐसी काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई जिसने कोल्ड वॉर को सॉलिडिफाई करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल कि कोल्ड वॉर के कॉजेस क्या थे। ऐसे क्या कॉजेस थे या रीजंस थे जिसकी वजह से कोल्ड वॉर इमर्ज हुई। तो इसका एक मेजर कॉज है आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो दो मेजर पावर्स एस्टैब्लिश हुई। एक थी यूएसए, जिसे अमेरिका भी कहा जाता है, दूसरी तरफ था यूएसएसआर या सोवियत यूनियन। यूएसए को एज वेस्ट भी रेफर किया जाता है और यूएसएसआर को रेफर किया जाता है एज ईस्ट। तो यूएसए की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म की, जो सपोर्ट करती थी फ्री मार्केट्स को, कैपिटलिस्ट क्लास को, डेमोक्रेसी को, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड लिबर्टी को। वहीं दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन का कम्युनिज्म, जो कि बात करता था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की और एम्फसाइज करता था इक्वालिटी पर। कम्युनिज्म बेसिकली एंटी कैपिटलिस्ट था। ये मानता था कि अल्टीमेटली क्या होगा, वर्कर्स की एक रेवोल्यूशन होगी, उस रेवोल्यूशन के बाद कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा और अल्टीमेटली कम्युनिज्म ही जीतेगा। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजीज थी। इसलिए मैं बार बार इस बात पर एम्फसाइज करती हूँ कि कोल्ड वॉर was also the war of ideologies, two contrasting ideologies of communism versus capitalism. तो इन opposing ideologies ने भी दोनों कंट्रीज के बीच में एक डिवाइड क्रिएट किया, which became the cause of Cold War, क्योंकि दोनों ही साइड्स के लिए अपनी अपनी आइडियोलॉजी बेस्ट थी। Another cause was the struggle for hegemony. वर्चस्व की लड़ाई भी कारण बनी कोल्ड वॉर का। जैसा कि मैंने बताया, दोनों ही साइड्स अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहती थी इंटरनेशनल सिस्टम में, और इसके थ्रू वो ना ही सिर्फ अपनी हेजेमनी एस्टैब्लिश करना चाहती थी, बल्कि रिसोर्सेज के ऊपर भी कंट्रोल चाहती थी। दोनों ही देशों का ये प्रयास था कि वो अपनी आइडियोलॉजी को दूसरे देशों पर अप्लाई करवाएं, उन पर इम्पोज करें, और इसीलिए वो उन कंट्रीज की इकोनॉमिक हेल्प भी करते थे, लेकिन बदले में उनकी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते थे, क्योंकि किसी देश के पास गैस की रिसोर्स है, किसी के पास गोल्ड की रिसोर्स है। इसलिए इनका यह भी प्रयास रहता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज एस्टैब्लिश हुए हैं उनको अपनी साइड पे किया जाए। सो इट वाज आल्सो अ स्ट्रगल फॉर हेजेमनी एंड रिसोर्सेज, और इसके लिए प्रोपेगेंडा का भी यूज किया गया। यूएसए ने प्रोपेगेंडा का यूज करके यूएसएसआर को बुरा दिखाने की कोशिश की। ये प्रोजेक्ट करता था कि जो कम्युनिज्म है वो लिबर्टी और प्रॉस्पेरिटी के अगेंस्ट है। वहीं यही प्रोपेगेंडा सोवियत यूनियन ने भी यूएसए के अगेंस्ट यूज किया। उनका मानना था कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है
वो नेचर में एक्सप्लॉइटेटिव है। तो इस प्रकार स्ट्रगल फॉर हेजेमनी became the cause of Cold War. Then another reason for the emergence of Cold War was the Potsdam Conference, जो कि हुई थी बर्लिन में 1945 और इसमें पार्टिसिपेट किया था यूएसए ने, यूके ने और सोवियत यूनियन ने। इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे इश्यूज को डिस्कस किया था कि जैसे जर्मनी जो कि हार गई है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या करना है, पोलैंड की बाउंड्रीज को कैसे डिमार्केट करना है और ईस्टर्न यूरोप में सोवियत यूनियन का क्या रोल होना चाहिए। तो इसी कॉन्फ्रेंस में सोवियत यूनियन ये चाहता था कि पोलैंड के कुछ पार्ट्स को एज अ बफर जोन मेंटेन किया जाए जो कि सोवियत यूनियन के बॉर्डर पर पड़ते हैं, सो दैट सोवियत यूनियन की एक सेफ्टी बनी रहे। लेकिन यूएसए और यूके ने ये डिमांड रिजेक्ट कर दी। ये सोवियत यूनियन को अच्छा नहीं लगा। जब यूएसए ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया इन हिरोशिमा एंड नागासाकी, तो उन्होंने प्रॉपर्ली सोवियत यूनियन को इन्फॉर्म नहीं किया। एटॉमिक बॉम्ब के एग्जैक्ट नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी कि ये कितना खतरनाक है। और इससे भी यूएसएसआर के माइंड में एक सस्पिशन क्रिएट हो गया कि यूएसए तो बातें छुपाता है, क्या पता कल को यही बॉम्ब्स हम पे यूज कर दे। तो यहां से आप देख सकते हैं टेंशन स्टार्ट हो गई थी दोनों के रिलेशंस के बीच में। सस्पिशन से देखने लगा था यूएसएसआर यूएसए को। फिर उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट कॉज था विंस्टन चर्चिल की फुलटन स्पीच और आयरन कर्टन। 5 मार्च 1946 को इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल एक स्पीच देते हैं जिसे कि फुलटन स्पीच कहा जाता है क्योंकि ये उन्होंने फुलटन में दी थी, विच इज अ प्लेस इन यूएसए, जिसमें वो बताते हैं कि पूरा सोवियत रशिया एक आयरन कर्टन से कवर हो गया है। आप में से जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि सोवियत यूनियन 15 रिपब्लिकन स्टेट्स का एक यूनियन था और रशिया सोवियत यूनियन में सबसे लार्जेस्ट कंट्री था। इसलिए कई बार सोवियत यूनियन को रशिया के नाम से भी रेफर कर दिया जाता है। यहाँ वो बताना चाह रहे हैं कि सोवियत यूनियन ने अपने आप को एक आयरन कर्टन से कवर कर लिया है और वो आयरन कर्टन एक ऐसा पॉलिटिकल, मिलिट्री और आइडियोलॉजिकल बैरियर है जिसके थ्रू सोवियत यूनियन ने अपने आप को सील कर लिया है। और ना ही सिर्फ अपने आप को सील किया है बल्कि अपने अलाइज को, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज उन पर डिपेंडेंट थे, उनको भी सील कर लिया है ताकि वेस्ट उनसे ओपन कॉन्टैक्ट ना कर सके। तो आयरन कर्टन के ईस्ट साइड पे वो कंट्रीज थे जो सोवियत यूनियन से इन्फ्लुएंस थे और वेस्ट साइड पर वो कंट्रीज थे जो कि या तो यूएसए और यूके के अलाइज थे या फिर न्यूट्रल थे। तो स्टालिन जो कि यूएसएसआर के लीडर थे, उनको ये स्पीच सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इससे फर्दर कन्फ्लिक्ट्स हो गए दोनों साइड्स के बीच में। और फिर आती है ट्रूमन डॉक्ट्राइन। अब ये क्या थी? ये दी गई थी बाय द यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन और ये दी गई थी 1947। इस डॉक्ट्राइन के थ्रू ट्रूमन ने उन सभी डेमोक्रेटिक नेशंस को पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक असिस्टेंस या हेल्प देने की बात करी जो नेशंस अपने ही देश में अथॉरिटेरियन फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। और इस डॉक्ट्राइन को देने का रियल पर्पस क्या था? वो ये कि कई ऐसी स्टेट्स थी जहां पर कम्युनिस्ट मूवमेंट्स का राइज हो रहा था। कई देशों में लोग अपनी ही सरकारों के अगेंस्ट लड़ रहे थे कम्युनिज्म को लाने के लिए, और इसी के अगेंस्ट था यूएसए। और तभी दी गई ये ट्रूमन डॉक्ट्राइन ताकि इसके थ्रू कम्युनिस्ट मूवमेंट्स को कंटेन किया जा सके और जो भी प्रो कम्युनिस्ट मूवमेंट्स राइज हो रही हैं उनको सप्रेस किया जा सके, दबाया जा सके, ऐसे कंट्रीज को पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक सहायता देके। तो इसका मेन पर्पस यही था कि जो सोवियत यूनियन का प्लान है ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज में कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश करना, अपनी इंपीरियलिस्ट पॉलिसी को एक्सपैंड करना, उसको रोका जाए। और ग्रीस एंड टर्की में भी यूएसए ने ऐसा ही किया। और कुछ स्कॉलर्स तो ये भी मानते हैं कि ट्रूमन डॉक्ट्राइन वाज द रियल कॉज ऑफ कोल्ड वॉर। दैट्स व्हाई आई सेड कि कोल्ड वॉर वाज सॉलिडिफाइड ड्यूरिंग 1947 to 48। उसी से रिलेटेड आता है एक मार्शल प्लान जो कि कहा जाता है इकोनॉमिक रिकवरी एक्ट ऑफ 1948 को। इस एक्ट को भी प्रेसिडेंट ट्रूमन द्वारा ही साइन किया गया था
and it was named after the Secretary of State George Marshall, क्योंकि उन्होंने ही यह आइडिया प्रपोज किया था. सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट यूरोपियन कंट्रीज को यूएसए द्वारा इकोनॉमिक असिस्टेंस दी जाएगी ताकि जो उन्हें नुकसान हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उससे वो रिकवर कर सके. तो सोवियत यूनियन को ये लगा कि इस प्लान का पर्पस है यूरोप के कंट्रीज को अपनी साइड लाना यूएसए द्वारा. सो दीज फैक्टर्स फर्दर लेड टू द इमर्जेंस ऑफ कोल्ड वॉर और 1948 से कोल्ड वॉर प्रॉपरली स्टार्ट हो गई थी. इसके बाद अनदर कॉज वाज द आर्मामेंट रेस. दोनों ही साइड्स अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहती थी. इसके लिए वो आर्मामेंट रेस में इंडल्ज हुई. और जब यूएसए ने देखा कि सोवियत रशिया ने तो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है तो उनको चिंता होने लगी. बदले में यूएसए ने क्या किया? एटम बॉम्ब मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिए, हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिए. इससे सोवियत यूनियन डर गया. उन्हें लगा ये एटम बॉम्ब तो बहुत खतरनाक है, दुनिया का खात्मा कर देंगे, इसलिए अब तो उन्हें भी ऐसे खतरनाक आर्मामेंट्स बनाने पड़ेंगे. तो इस प्रकार यूएसए का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ कोल्ड वॉर, बिकॉज इससे एक आर्मामेंट रेस स्टार्ट हो गई. इधर से एक साइड अपने आर्मामेंट्स बढ़ाती थी, दूसरी तरफ से दूसरी स्टेट अपनी आर्मामेंट्स बढ़ाने लग जाती थी और इसी प्रकार ये आर्मामेंट रेस चलती रही, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर एक एक्चुअल वॉर हुई तो ये आर्मामेंट्स ही तो काम आएंगे. नेक्स्ट फैक्टर वाज द डिफरेंसेस ओवर बर्लिन. जिस प्रकार जर्मनी को डिवाइड किया गया 4 पार्ट्स में, उसी प्रकार उसकी जो कैपिटल थी बर्लिन उसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. यूएसएसआर के पास कंट्रोल था ईस्ट बर्लिन का और यूएसए, यूके और फ्रांस के पास कंट्रोल था वेस्ट बर्लिन का. लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही साइड्स चाहती थी कि हमें बर्लिन पर पूरा कंट्रोल मिल जाए. तो बर्लिन जो है वो भी एक बोन ऑफ कंटेंशन बन गया. लेटर ऑन एक बर्लिन वॉल भी बनाई गई जिसे कहते हैं बर्लिन की दीवार, सो दैट ईस्ट जर्मनी को वेस्ट जर्मनी से सेपरेट किया जाए. तो क्योंकि बर्लिन बोन ऑफ कंटेंशन बन गया, हर साइड पूरा कंट्रोल उस पर चाहती थी. इस वजह से भी दोनों साइड्स के बीच में टेंशन्स बढ़ गई एंड इट बिकेम द कॉज ऑफ कोल्ड वॉर. तो अब समझ लेते हैं कि यूएसए के ऐसे क्या ग्रीवियंसेस या शिकायतें थी सोवियत यूनियन से जो कि कॉज बना कोल्ड वॉर का. सबसे पहला रीजन था यूएसएसआर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द याल्टा अग्रीमेंट. यूएसए को लगा कि यूएसएसआर ने याल्टा अग्रीमेंट को वायलेट किया है, क्योंकि याल्टा अग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया था कि पोलैंड में फ्री इलेक्शंस होंगे और वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होगी, जिसका यूएसएसआर ने भी सपोर्ट किया था. लेकिन सोवियत यूनियन बार बार पोलैंड के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन करता रहा. तो यूएसए को लगा कि ये याल्टा अग्रीमेंट का एक वायलेशन है जो कि साइन हुआ था 1945 में. इसके बाद आता है द सोवियत प्रेशर्स ऑन जर्मनी. यूएसए को लगा कि सोवियत यूनियन जर्मनी से रिलेटेड अग्रीमेंट्स को भी ब्रेक कर रहा है या वायलेट कर रहा है, स्पेशली जो पॉट्सडैम अग्रीमेंट्स हैं. लाइक वो अपनी मर्जी से जर्मन लीडर्स और लोगों को जेल में डलवा रहा है, जर्मनी की जो सोशलिस्ट पार्टी है उसको मजबूत बना रहा है. तो ये डेवलपमेंट्स यूएसए द्वारा पसंद नहीं की गई. उन्हें लगा कि ऐसा ना हो कि यूएसएसआर पूरे जर्मनी पर ही कंट्रोल कर ले. इसी प्रकार यूएसएसआर जो ग्रीस और टर्की पर प्रेशर बना रहा था वो भी यूएसए को पसंद नहीं आया. यूएसए का प्रयास था कि ग्रीस और टर्की में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया जाए और ये यूएसए द्वारा बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया. यहाँ तक कि यूएसएसआर ने टर्की पर यह भी प्रेशर बनाया कि वो अपनी कुछ टेरिटरीज यूएसएसआर को दे दे, जिस पर वो अपना एक मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश कर सके. तो इस स्टेप को यूएसए ने अपोज किया एंड दे सपोर्टेड टर्की. अनदर वाज द वेस्टर्न फेयर्स ऑफ द ग्रोइंग सोशलिस्ट मूवमेंट. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफी देशों में मूवमेंट्स चली सो दैट वहां पर कम्युनिज्म लाया जा सके. ये बात भी यूएसए को पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्हें लगा कि जैसे जैसे कम्युनिज्म बढ़ेगा कैपिटलिज्म को उतना ही ज्यादा खतरा होएगा. फिर उसके बाद आता है द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सोवियत वीटो इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. सोवियत यूनियन का बार बार वीटो को प्रयोग करना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएसए को पसंद नहीं आया, जो कि उनका एक ग्रीवियंस था
अगेंस्ट द यूएसएसआर। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये माचिस की तिल्ली का काम करते हैं और 1948 तक एक फुल्ली फ्लेजेड कोल्ड वॉर शुरू हो गई। नाउ लेट्स डिस्कस कि सोवियत यूनियन की क्या शिकायतें थी यूएसए से और वेस्टर्न पावर से, जो कि एक कॉज बनी कोल्ड वॉर का। इसमें सबसे पहला रीजन था द सोवियत डिस्प्लेजर ओवर सेवरल वेस्टर्न पॉलिसीज। ऐसी कई वेस्टर्न पॉलिसीज थी जो सोवियत यूनियन को काफी समय से पसंद नहीं थी। उनमें से एक थी वेस्ट की अपीजमेंट की पॉलिसी, जिसे तुष्टीकरण भी कहा जाता है। इस पॉलिसी के तहत हिटलर और उनकी नाजी जर्मनी को कुछ कंसेशंस दिए ताकि वॉर को अवॉइड किया जा सके, और ये बात सोवियत यूनियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। यूएसएसआर मानता था कि इस पॉलिसी के थ्रू जर्मनी को स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि नाजिज्म और फैशिज्म को स्ट्रॉन्ग करके कम्युनिज्म के लिए एक ऑल्टरनेट चैलेंज खड़ा किया जा रहा है। So that's why they had displeasure with these policies. Another grievance was the American secrecy over the atom bomb, which I've already discussed, कि कैसे यूएसए ने यूएसएसआर से एटम बॉम्ब का रियल नेचर छुपाया कि वो कितना खतरनाक है। यहाँ तक कि एटम बॉम्ब्स गिराने से पहले यूएसएसआर को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, तो इससे भी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। Another was the anti-Soviet propaganda by the Western press and leadership. वेस्ट की प्रेस और वहां के लीडर्स सोवियत यूनियन को हमेशा एक नेगेटिव लाइट में प्रोजेक्ट करते थे। वो दिखाते थे कि सोवियत यूनियन में तो एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू लोगों की लिबर्टी छीनी जाती है, उनकी फ्रीडम को कर्टेल किया जाता है, और ये फ्री वर्ल्ड के अगेंस्ट है। कम्युनिस्ट का तो एक ही पर्पस है, सारी दुनिया को कम्युनिज्म में कन्वर्ट कर देना। इसलिए सोवियत यूनियन से डर कर रहने की जरूरत है, हमसे बचकर रहने की जरूरत है। तो ये एक प्रोपेगेंडा था जो वेस्टर्न प्रेस दिखाने की कोशिश करता था, एंड इवन देयर एकेडमिक्स, एंड बल्कि लीडर्स भी इस प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करते थे। सो दिस फैक्टर आल्सो क्रिएटेड द टेंशन बिटवीन द टू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सोवियत डिसअप्रूवल ऑफ सेवरल वेस्टर्न डिसीजंस। वेस्ट के कुछ ऐसे डिसीजंस थे जो सोवियत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, जिनमें आते हैं ट्रूमन डॉक्ट्राइन, फुल्टन स्पीच, मार्शल प्लान। उन्हें लगा इसके थ्रू सोवियत यूनियन को एक विलन प्रोजेक्ट किया जा रहा है और उनकी पावर को लिमिट किया जा रहा है। यहाँ तक कि यूएस की सेनेट ने सोवियत फॉरेन पॉलिसी को पॉलिसी ऑफ एग्रेशन एंड एक्सपेंशनिज्म बताया। तो ये फैक्टर्स भी सोवियत यूनियन द्वारा पसंद नहीं किए गए, और इससे दोनों के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो फर्दर बढ़ते रहे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा द मीनिंग, ऑरिजिन एंड कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर। कोल्ड वॉर कोई एक एक्चुअल वॉर नहीं थी, इसमें देशों के बीच में कोई डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ था। इट वाज जस्ट अ वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज, प्रोपेगेंडा एंड डोमिनेंस, जिसके थ्रू दोनों ही स्टेट्स ने ये प्रयास किया कि वो इंटरनेशनल सिस्टम को डोमिनेट कर सके, अपनी आइडियोलॉजी को फर्दर एस्टैब्लिश कर सके। और इसके लिए प्रोपेगेंडा का यूज किया गया, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मीन्स का यूज किया गया, दूसरे कंट्रीज को असिस्टेंस दी गई उन्हें हेल्प करने के लिए और अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए। तो हमेशा एक वॉर लाइक सिचुएशन बनी रही, विद सम एक्सेप्शंस लाइक देतांत, लेकिन कभी भी एक्चुअल वॉर नहीं हुई। तो ये था कोल्ड वॉर, लेकिन ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो है फेजेस ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर एंड होती है 1991 में विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सो होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।